हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। उत्तमांश आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्त, मैं एके महेश्वरी प्रथम विश्व युद्ध के कारण लेकर आया हूँ। दोस्त, जैसा कि मैं प्रथम विश्व युद्ध का लेक्चर 1 बना दिए हैं, उस लेक्चर 1 में प्रथम विश्व युद्ध के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया है और यह पार्ट 2 है। और पार्ट 2 के कारण दोस्त मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रथम विश्व युद्ध के कौन कौन से महत्वपूर्ण कारण थे। तो दोस्त, जैसा कि मैंने आपको निम्नलिखित कारण के बारे में बताया, किस तरह से बिस्मार्क साहब ने प्रथम विश्व युद्ध का कारण बने और यह यूरोपीय शक्तियों का संतुलन का बिगड़ना, गुप्त संधियों एवं गुटों का निर्माण, जर्मनी फ्रांस की शत्रुता, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, सैन्यवाद, उग्र राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव, समाचार पत्रों की भूमिका एंड द लास्ट, जर्मनी के बढ़ते प्रभाव को रोकना। तो दोस्त, ये सब जो कारण मैंने आपको कारण के प्रथम लेक्चर में बता चुका हूँ। दोस्त, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आगाह कर देना चाहता हूँ कि दोस्त, जो यूरोपीय शक्तियों का संतुलन बिगड़ना, यह मैंने लेक्चर 2 प्रथम विश्व युद्ध में बता दिया हूँ और वह कारण 1 था। गुप्त संधियों एवं गुटों का निर्माण करना और जर्मनी फ्रांस की शत्रुता। तो दोस्त, आज मैं यहाँ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। तो दोस्त, यह जो कारण का लेक्चर 2 है मेरे दोस्त, क्या है? तो यह कारण का लेक्चर मेरे दोस्त 2 है। तो इस कारण के लेक्चर 2 में दोस्त मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेरे दोस्त। इसे आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें कौन कौन सी बात बताई गई है। तो दोस्त, इसमें जो साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा में बिस्मार्क का जो क्या भूमिका थी, वही बात इसमें दोस्त बताई गई है। और खासकर इसमें जो यूरोप का जो भी देश था, उसका जो एकीकरण जो किया गया है, वही बात इसमें मेरे दोस्त बताई गई है। तो साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा दोस्त, यह VVI है। यह वह समय है जिस समय यूरोप के सभी देशों में औद्योगिक क्रांति मीन्स इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रही थी दोस्त। यह वही समय है और इसमें यह बताया और गया है कि हर एक देश अपने उद्योग यानी इंडस्ट्री या कारोबार को दूसरी देशों तक फैलाना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे। औद्योगिक चलाने के एक कच्चा माल चाहिए, मतलब कि फैक्ट्री उद्योग चलाने के लिए कच्चा माल चाहिए। तो दोस्त, इसी कच्चा माल की खोज में फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड बाहर की देशों में निकल पड़े और कच्चा माल को फिनिशिंग प्रोडक्ट बनाकर फिर बाजार ढूंढने निकल गए कि इसे कहाँ बेचा जाए। दोस्त, यदि सामान तैयार किया जाता है तो बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता होती है। तो इसी तरह से पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, ये सब अफ्रीका एवं एशिया महादेश में उद्योग विस्तार करने के लिए चले गए आया और उसे मिल भी गया। तो दोस्त, और अपना साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा मतलब बिजनेस में जो कंपटीशन था वह स्टार्ट हो गया। लेकिन जर्मनी को अभी तक कोई भी दोस्त बाजार नहीं मिला। जिस तरह से पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड जैसे देश को
बाजार मिल गया था अपने सामान को बिक्री करने के लिए। बट यह एक बेचारा जर्मनी जो बच गया था, इसे कोई भी एक प्लेटफॉर्म बिजनेस करने के लिए नहीं मिला। तो जर्मनी ने कहा चलो बाजार बना देते हैं, नहीं मिला। मीन्स इसका यह हुआ कि किसी से छीन लेंगे। तो इस प्रकार से जर्मनी ने बाजार बनाने की रणनीति को अपनाई और आगे चलकर यह युद्ध में तब्दील हो गया। दोस्त यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस तरह से औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का नामकरण होता है। जैसा कि दोस्त कच्चा माल है ना, यहाँ पर इंग्लैंड ने कैसे लिया और इसे उत्पादित वस्तुएं मतलब फिनिशिंग माल कैसे बनाया। तो दोस्त इसमें जो आते हैं देश वह इंग्लैंड, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस एंड दोस्त क्या रसिया। तो दोस्त यह सब देश यहाँ पर इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या हुआ दोस्त कि यह सब जो देश था, यह देश फिर कच्चा माल को फिनिशिंग प्रोडक्ट बनाकर वह बाजारों में घूम घूम कर बेचना चालू कर दिया। उसके बाद यहाँ पर इंग्लैंड, पुर्तगाल, स्पेन और फ्रांस, रूस चले गए ढूंढने के लिए बाजार। दोस्त इसे बाजार भी मिल गया। कौन सी बाजार मिला दोस्त? तो उस समय में अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप दोस्त खाली पड़ा हुआ था। यहाँ पर जो इतना बिजनेस नहीं हो रहा था, तो जिसके कारण यहाँ के देशों ने इसे अपना लिया बाजार को और फिर आगे की ओर ये लोग बढ़ते गए। बट जर्मनी को और इटली को बाजार नहीं मिला। उसके बाद जर्मनी इटली ने बोला कि बाजार बना देंगे, मतलब बाजार छीन लिया जाएगा। यह मंशा किसका था दोस्त? तो यह मंशा इटली और खासकर जर्मनी का यह मंशा था। तो दोस्त यहाँ देख लीजिए, लेकिन उसे अफ्रीका के दो देश मिल गया। किसे? इटली और जर्मनी को, जिसकी तबीयत समाप्त यानी उसकी शासन व्यवस्था थी मेरे दोस्त, शासन व्यवस्था अंतिम चरण में थी। मीन्स वहां पर तख्ता पलट शासन व्यवस्था सरकार बदलने वाली थी। तो उन्होंने एक नंबर में देखा जाए तो तुर्की और दूसरा ईरान को अपना बाजार बना दिया। ईरान पहले पर्सा कहलाता था। इटली व जर्मनी की नीति नई बाजार को छीनने की थी, नहीं मिलेगा तब, जिसके कारण प्रतिस्पर्धा कंपटीशन और तेज हो गई और एक दूसरा से दुश्मनी लोग करने पर उतारू हो गए। तो फ्रांस, इंग्लैंड, रूस से छीन लेंगे, यह कथन जर्मनी इटली का था। अर्थात जर्मनी के पास शक्ति बहुत था। दोस्त स्वाभाविक सी बात है कि यदि किसी भी देश के पास अगर ज्यादा पावर है तो वह अपने पावर का दुरुपयोग भी करता है। तो इस तरह से जर्मनी ने अपने पावर को बहुत ही दुरुपयोग किया और यह प्रथम विश्व युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण बिस्मार्क साहब ने बना डाला। दोस्त हम आगे देखते हैं कि फिर इसमें क्या कहा गया है। तुर्की, ईरान की अर्थव्यवस्था उस समय जर्मनी ने अपने नियंत्रण में ले लिया एवं तुर्की के साथ एक समझौता कर लिया, एक समझौता कर लिया कि मैं तुम्हारे अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह से प्ले करूंगा, तुम मुझे अपना यह राष्ट्र सौंप दो। और जर्मनी ने अपनी राजधानी बर्लिन से बगदाद तक रेलवे लाइन दोस्त को बिछवा दिया। इसका कारण यही है दोस्त कि व्यापार अच्छा तरह से हो सके, यानी तुर्की पर जर्मनी का कंट्रोल होने जा रहा है या हो भी गया दोस्त। फिर आगे देखा जाए, जिसे देखकर इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, रसिया को दोस्त मिर्ची लग गया, मतलब उसे गुस्सा आ गया कि भाई मेरे रहते हुए यह जर्मनी किस तरह से तुर्की
और ईरान पर अपने जो है व्यापार का पूरे मार्ग बिछा लिया। तो जिसके कारण यह दोस्त उसे बहुत ही गुस्सा आ गया, प्रतिस्पर्धा स्टार्ट हो गया और तब से साम्राज्यवाद प्रतिस्पर्धा स्टार्ट हो जाती है। तो आई होप दोस्त यहाँ पर जो भी आपको साम्राज्यवाद का प्रतिस्पर्धा टॉपिक कारण का था वह समझ में आया होगा। सन्निवाद देख लेते हैं दोस्त कि सन्निवाद में क्या कहा गया है। तो दोस्त यहाँ पर बताया जाता है कि सन्निवाद का अर्थ होता है शांति चाहिए तो युद्ध के लिए तैयार रहना, सन्निवाद कहलाया। दोस्त यह जो शब्दावली का प्रयोग खासकर बिस्मार्क के मुख से निकला हुआ वर्ड है। अब जर्मनी जैसे ही जर्मनी के शत्रु देश सैनिक शक्ति को बढ़ावा दिया और बम बारूद हथियार डायनामाइट पनडुब्बी जैसे जैसे है ना विनाशक हथियार बनवाना चालू किया और पूरा यूरोप बारूद की ढेर पर बैठा था या बैठ गया। तो दोस्त यहाँ पर यह अर्थ निकलता है कि सन्निवाद के जरिए लोगों ने अपना जीडीपी का लगभग 85% सैन्य व्यवस्था पर, सेना पर, बम बारूद और विनाशक हथियार खरीदने पर लगा दिया और वही हुआ, एक चिंगारी लगा और पूरा यूरोप जलकर राख हो गया। आपको पता भी होगा दोस्त कि लगभग मैं इसी इंट्रोडक्शन में बताया था कि 1,70,00,000 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें सैनिक 1,10,00,000, आम पब्लिक 60,00,000, 2 करोड़ से ज्यादा लोग घायल हुए थे। सभी देशों ने है ना अपनी जीडीपी का 85% सेना एवं सैन्य सामग्री पर खर्च किया, यानी सभी देश हथियार बढ़ चढ़कर इकट्ठा कर रहे थे। इसका कारण यह था कि युद्ध होगा तो मैं इस हथियार का प्रयोग उसमें करूंगा और उसको तत्क्षण में काल के गाल में डाल दूंगा। और यह सब चक्रव्यूह मेरे दोस्त ध्यान में रखिएगा बिस्मार्क साहब का ही है, जिन्होंने इस प्रथम विश्व युद्ध का बीजारोपण या जन्म कुंडली तैयार करने वाला व्यक्ति के नाम से भी जाना जाता है। दोस्त उग्रवाद जो आतंकवाद का भी इसमें रोल आता है। उग्र राष्ट्रवाद रेडिकल नेशनलिज्म मीन्स दोस्त यह क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं कि इसका क्या अर्थ यहाँ बताई जाती है और यह जो राष्ट्रवाद क्या होती है। तो दोस्त उग्र राष्ट्रवाद का जो अर्थ होती है सीधा सा कि अपने देश के लिए है ना मर मिटना, अपने राष्ट्र के लिए बलिदान चढ़ा देना, यही तो दोस्त उग्र राष्ट्रवाद रेडिकल नेशनल का अर्थ होता है। ऐसे हम देख लेते हैं कि उग्र राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र हेतु अभी का अभी मर जाना, है ना, समान जाति धर्म समुदाय एक हो जाना ही दोस्त उग्र राष्ट्रवाद के नाम से भी जानते हैं। यूरोपीय वासी जर्मनी जैसे एकीकरण चाहते थे, मीन्स अगर देखा जाए तो फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन, इटली, पुर्तगाल ने भी चाहते थे कि जिस तरह से जर्मनी अपने राष्ट्र को एकीकरण किया है, यूनिफिकेशन किया है, एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाया है, मैं भी बना दूंगा। और इसी होड़ में लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध का आगाज कर दिया। लोगों की जिंदगी तबाह और नरक बन गई। सभी लोगों ने है ना सभी लोगों में बातें चलने लगी कि जर्मनी इतना पावरफुल है, हम क्यों नहीं है। यह दोस्त वहां के यूरोप वासियों ने, शासकों ने सोचना स्टार्ट कर दिया। सभी लोगों के मन में यह है ना भावना चलने लगी कि हम भी जर्मनी जैसा पावरफुल बनेंगे। दोस्त देखिए, देखा देखी लोग अपने आत्मा को जला डालते हैं, यहाँ वही दोस्त कर्म हो रहा है कि देखा देखी सब अपनी आत्मा को दोस्त यहाँ पर जला डाले, जिसे सब लोग है ना उग्र राष्ट्रवाद बन गए। उसके बाद दोस्त देखिएगा और बोलने लगे कि
जर्मनी का इटली का एकीकरण हुआ है तो सभी राष्ट्रों का एकीकरण होना चाहिए। मतलब दोस्त वहां के नागरिकों और प्लस शासकों में यह भावना की होड़ मच गई और लोगों ने इसी उग्र राष्ट्रवाद के लिए, अपने शक्ति के लिए बड़े बड़े हथियार, बड़े बड़े गोला, बड़े बड़े बंदूक, बड़े बड़े मिसाइल का आविष्कार कर डाला और यूरोप को एक बहुत बड़ा नर्क का रास्ता में डाल दिया। फिर दोस्त यहाँ पर हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव। मीन्स दोस्त अगर देखा जाए कि यदि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी अगर विवाद होती है तो वहां पर अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ये सब उठकर चल आता है और वहां पर वह अपना अरंगा लगा देता है कि यह इतना कमजोर देश है, इसको कुछ नहीं कहो, चाहे वह कितना भी गलती क्यों नहीं कर रखा है। लेकिन दोस्त उस समय अभी के जैसे WHO, WTO, इंटरनेशनल सिक्योरिटी इत्यादि जैसे संस्था नहीं थी। लेकिन अब दोस्त इसमें बहुत सारा संस्था आ गई है। यदि कोई भी देश अगर गलत काम करता है तो वह संस्था उस पर मिलकर प्रेशर करती है। जिस तरह से अभी दोस्त हम देखते हैं कि चाइना किस तरह से भारत की ओर दबाव कर रहा है, तो वहां पर अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन चाइना के ऊपर दबाव डाल रहा होगा कि तुम यह क्यों गलत कर रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव का अर्थ है कि जिस देश को जो बनाना है वह बनाते गया। अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अर्थ होता है कि जिस देश को जो बनाना है वह बनाते गया। जो जब यह प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उससे पहले जब जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ, उसके बाद जिसे बम बनाना है ना, बम बनाया, बारूद, बंदूक, अर्थात किसी पर कोई रोक नहीं था, अपना मनमानी करते हुए गया। मतलब कि अपना मनमानी करते गया। सभी वहां का जो भी यूरोपीय जो 37 देश भाग लिया था सभी ने अपना मनमानी करते गया। उस समय ऐसी कोई संस्था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी कि ये विनाशकारी हथियार बनाने से रोके। परंतु आज सभी देश मनमानी नहीं कर सकती, उस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रभाव होता है। आज भारत पाकिस्तान के बीच UNO आ खड़ा होता है और अरंगा लगाना चालू कर देता है कि गरीब देश है, इसे तुम छोड़ दो। इस तरह से उस समय दोस्त नहीं थी कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यही यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जो रियरी था। आगे दोस्त हम देख लेते हैं। दोस्त मैं यह कारण आपको पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फिर समाचार पत्रों की भूमिका। दोस्त जो मीडिया होती है उसी को बोलते हैं। दोस्त अगर देखा जाए अभी के समय में तो मीडिया क्या से क्या करा देता है, एक देश से दूसरे देश को लड़ा देता है, एक नेता को दूसरे नेता के मन में इतना घृणा पैदा कर देता है कि वह मर्डर करने पर उतारू कर देता है। चाहे वह पास्ट में हो, चाहे अभी वर्तमान में हो या भविष्य में होगा, मीडिया की एक बहुत बड़ा रोल होती है किसी भी राष्ट्र को ऊपर करने में। तो यही बात दोस्त उस समय थी कि समाचार पत्रों की भूमिका, समाचार पत्रों की बहुत बड़ी भूमिका थी। जर्मनी की समाचार पत्रों में फ्रांस की बुराइयां एवं फ्रांस के समाचार पत्रों में जर्मनी की बुराइयां, जिसे जर्मनी की जनता फ्रांस के शासक व जनता से घृणा एवं फ्रांस की जनता जर्मनी के शासक व जनता से घृणा किया करती थी। दोस्त आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लेखों के माध्यम से, मतलब कि आर्टिकल। दोस्त उस समय बहुत बड़ा फिलोसफर हुआ करता था, वह भी अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। अपने देश के जो भी फिलोसफर हुआ करते थे अपने देश के बारे में सराहना, प्रशंसीय बात किया करते थे, लेकिन शत्रु देश के बारे में वह उसके प्रति बुराइयां ही किया करते थे। पूरे यूरोप में है ना चल रहा था। इसी समय बड़े बड़े फिलोसफर सब आए और सभी दार्शनिक अपने लेख में है ना कूटनीति को बढ़ा चढ़ाकर जनता एवं शासकों के समक्ष प्रस्तुत करते थे।
जिससे यूरोप में काफी तनातनी बन गई व विश्व युद्ध का निर्माण हुआ। इस तरह से दोस्त आपको यहाँ पर समझ में आया कि समाचार पत्रों की भूमिका किस प्रकार से। दोस्त हम आगे देख लेते हैं। यह अंतिम और लास्ट कारण है जर्मनी के निर्माण व बढ़ते प्रभाव को रोकना। दोस्त उस समय 1871 के बाद जर्मनी का ताकत बहुत बढ़ गया था। इसी के कारण जर्मनी सभी से उलझ जाया करता था। विशेष रूप से फ्रांस जर्मनी की बढ़ते प्रभाव के शक्ति को रोकना चाहता था। दोस्त उस समय जर्मनी और फ्रांस में बहुत ज्यादा दुश्मनी थी, जिसके कारण न जर्मनी फ्रांस को देखना नहीं चाहता था, फ्रांस जर्मनी को नहीं देखना चाहता था, जिसके इसके सभी है ना करीबी विरोधी राष्ट्र जर्मनी के खिलाफ हो गए। इसका कारण था कि जर्मनी उपनिवेश व औद्योगिक बाजार को छीनने की नीति ने उसे ज्यादा राष्ट्र शत्रु बना दिया। मीन्स दोस्त आपको बताया थी कि जर्मनी जो था वह बाजार छीनने की नीति अपनाई, जिसके कारण उसे इतना बड़ा गुलामी चुकाना पड़ा। उसके बाद दोस्त यहाँ देख लीजिए इस सभी का जन्मदाता दोस्त कौन है? बिस्मार्क ही है। जैसे कि दोस्त मैं आपको बताया था कि बिस्मार्क बहुत बड़ा एक कूटनीति था। समस्या ऑस्ट्रिया हंगरी के एक प्रांत में एक जनजाति रहा करता था जो स्लाव जनजाति ऑस्ट्रिया हंगरी में व हंगरी में एक आंदोलन कर दिया है ना। उस समय फर्डिनेंट आर्कड्यूक फर्डिनेंट की हत्या कर दी गई थी। प्रथम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसी के कारण चालू हो जाता है। और दोस्त एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो आर्कड्यूक फर्डिनेंट की जो हत्या कर दी गई थी बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में 28 जून को, वह करने वाला एक आतंकवादी संगठन था काला हाथ। दोस्त पूछता है कि किस आतंकवादी के जरिए ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांसिस आर्कड्यूक फर्डिनेंट तथा उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई? तो काला हाथ आतंकवादी ने मारा, हत्या कर सर्बिया में कर दिया गया था। इसके कारण जर्मनी को है ना निर्माण व बढ़ते क्रम को भी रोकना लोग चाह रहे थे। तो दोस्त यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो दोस्त इसे लाइक, सब्सक्राइब व शेयर कीजिएगा। और नए नए वीडियो पाने के लिए मेरे इस उत्मांस IAS को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद, नमस्कार।